Hello, good morning and I welcome you all to your Management Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashian. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यज्ञा जो है तो वो ऑफर कर रहा है 50% तक का डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अभी तक अगर हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपको रिन्यूअल भी करना है तो यू कैन यूज द कूपन कोड AM50 दैट इज AM50 एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे। एंड डू विजिट investor.in। आपको वहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी मिलेगी दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। बहुत सारे मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सारे मॉडल पोर्टफोलियोज है। एवरी क्वार्टरली रीबैलेंसिंग भी होता है। वी ऑल्सो शेयर द रैशनल कि हमने अगर ये स्टॉक इसमें एंट्री लिया है क्या चेंजेस वगैरह हुए उसके रैशनल भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। एंड एवरी क्वार्टर रीबैलेंसिंग के साथ के बाद एक्चुअली एक लाइव सेशन भी होता है जहाँ पे सर ट्राइज टू आंसर ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रीबैलेंसिंग। तो डू चेक investor.in एंड AM50 कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। आपको 50% तक का डिस्काउंट हमारे प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है। तो अब बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले जापान के बारे में बात करते हैं। जापान रेजेस इंटरेस्ट रेट्स टू हाईएस्ट लेवल इन 30 ईयर्स। तो सबसे पहले एक 3 इमेजेस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो पहली इमेज है अबाउट इनकी पॉलिसी रेट्स के बारे में। तो पॉलिसी रेट्स अगर आप देखो तो बेसिकली 30 ईयर्स के नज़दीक अब आ गए हैं। करेंटली द रेट्स स्टैंड एट 0.75% दैट इज 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास के इनका रेट पॉलिसी रेट करेंटली है। नेक्स्ट इमेज है जापानीज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हिट हाईएस्ट लेवल सिंस 1999। तो जैसे जैसे रेपो रेट अभी बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इनके जो बॉन्ड यील्ड्स है तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ रहे हैं। दैट इज क्रॉस रफली 2% का मार्क रिसेंटली। सो अब जैसे 0.75% का पॉलिसी रेट है दिस इज लाइक शॉर्ट टर्म रेट्स वेर एज जो 10 ईयर जिसे इनका यील्ड है तो दैट इज 2%। इसमें मैच्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म में कितना इन्फ्लेशन होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्ड इन है। इन्फ्लेशन का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। 3% के आसपास का इन्फ्लेशन एंड दिस इज कोर इन्फ्लेशन। दिस इज एक्सक्लूडिंग फूड एंड बाकी जो वोलेटाइल आइटम्स होते हैं दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑल ऑफ दैट। दिस इज कोर इन्फ्लेशन दैट इज सस्टेन अबाउट 2% मार्क यू कैन actually see since let's say 2022 जून के आसपास से। सो ऑल इन ऑल इसी के वजह से जैसे इन्फ्लेशन ये सस्टेन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज द फोर्थ रेट हाइक बैंक ऑफ जापान ने यहाँ पे किया है 25 बेसिस पॉइंट्स का। दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन 30 ईयर्स जहाँ पे इनका 0.75% का पॉलिसी रेट पहुँच गया है। एंड इसी की वजह से बॉन्ड यील्ड्स में भी हमने देखा है कि बढ़त हुई है बट अगेन वीक हुआ है डिस्पाइट हायर इंटरेस्ट रेट्स। मैं आऊँगा इस पे लास्ट में। बट हाइक क्यों किया? अगेन हाइक इसलिए भी किया है बिकॉज हमने देखा कि एक तो वी नो कि टाइट लेबर मार्केट्स है, श्रिंकिंग पॉपुलेशन है जापान में एंड ऑल ऑफ दिस इज स्ट्रक्चरल राइट। दिस इज स्ट्रक्चरल मतलब टेम्पररी नहीं है कि जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाले कुछ पीरियड में ये फिर से गिर जाएगा। ऐसा नहीं, दिस इज सीन स्ट्रक्चरल। यही बैंक ऑफ जापान ने भी यहाँ पे कहा है। एक तो टाइट लेबर मार्केट, देन वेज हाइक भी यहाँ पे हो रहे हैं, वेज ग्रोथ यहाँ पे हो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर होल्डिंग अप। देन इन्फ्लेशन जो है हमने देखा कि 2% के अबव रहा है फॉर ओवर 3 ईयर्स कंसिस्टेंटली राइट। एंड कोर सीपीआई करंटली केम एट 3%। एंड इसी का नतीजा है कि बैंक ऑफ जापान अभी कह रहा है कि वी आर मूविंग फ्रॉम मे बी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी टू रेट हाइक पॉलिसी। इट इज वी कैन से कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बट दे आर सेइंग कि वी आर नॉर्मलाइजिंग दिस पॉलिसी थिंग बिकॉज इससे पहले हम बहुत ही अल्ट्रा लूज पॉलिसी पे करेंटली काम कर रहे थे। एंड इन्फ्लेशन अगर ऐसे ही बना रहा तो दे आर सेइंग कि आगे आने वाले पीरियड में भी यहाँ पे रेट हाइक्स हो सकते हैं। मतलब करेंटली 0.758 कैन इवन गो टू 1% इन फ्यूचर। अब न्यूट्रल रेट क्या है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनको ये भी थे कि न्यूट्रल रेट क्या रहेगा आपका। करेंटली 0.75% का आपका पॉलिसी रेट्स है बट ये पॉलिसी रेट कहाँ पे जाके कैप होंगे वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो करेंटली उन्होंने उस पर कुछ कमेंट की नहीं है। ब्रॉडली दे आर सेइंग कि 0.75% जो रेट है दैट इज फार फार बिलो फ्रॉम जापान का न्यूट्रल रेट। ये टू सम एक्सटेंट इंटेंशनल भी हो सकता है बिकॉज अगर वो ज़्यादा हॉकिश हो जाते तो मे बी बॉन्ड मार्केट पैनिक कर जाता एंड मे बी टू डॉविश अगर हो जाते तो मे बी येन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता था। सो ऑल इन ऑल हॉकिश एक्शन करेंटली है इनका दैट इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड बट
ही वॉज वेरी कॉशियस इन कम्युनिकेशन टू एन एक्सटेंट। अब बॉन्ड यील्ड्स हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ रहे हैं, बट इसके पीछे मे बी और एक रीज़न भी है इसके पीछे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का, बिकॉज वी नो कि इनकी जो नई प्राइम मिनिस्टर है तो उनका बहुत एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी स्टांस है। शी वांट्स टू एंटर इनटू डिफेंस, उनको डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ानी है एंड बहुत सारी चीज़ें भी है, टैक्स कट्स वगैरह। तो फिजिकल पॉलिसी अगर हम देखें तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है, सो गवर्नमेंट डेट भी बढ़ेगी एंड दैट टू ऑन अ करेंटली हायर बेस ऑफ गवर्नमेंट डेट। उसके ऊपर अगर और डेट चाहिए तो मे बी हायर रेट्स ही उसको, मतलब रिस्क ज़्यादा है, पहले ही रिस्क ज़्यादा है, उसके ऊपर आप डेट ला रहे हो तो अगेन जो इन्वेस्टर है तो ही विल ऑल्सो वांट कि आप उसको कॉम्पनसेट करो विथ हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो इस वजह से भी बॉन्ड यील्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़े हुए हैं। बट व्हाई डिड येन, येन क्यों वीक हुआ डिस्पाइट हायर रेट्स? तो इसका एक ये नतीजा है कि देर आर अगेन सी फिजिकल पॉलिसी इज एक्सपेंशनरी बट मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉन्ट्रैक्शनरी टू एन एक्सटेंट, राइट? वी कैन से दो वो बोल रहे कि हम नॉर्मलाइज कर रहे चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्शनरी फेज ही है उनका। बट यहाँ पे फिजिकल डोमिनेंस जो है तो वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहा है मॉनेटरी टाइटनिंग को, तो इस वजह से ये इम्पैक्ट है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान जो है तो वो इतने एग्रेसिव साउंड नहीं कर रहे हैं ऑन द फ्यूचर रेट हाइक्स, उन्होंने कोई न्यूट्रल रेट भी नहीं दिया है, तो इसका भी नतीजा है। एंड इसके अलावा ये भी एक चीज़ बोली जाए कि जापान इज स्टिल फार बिहाइंड यूएस रेट्स, तो कैरी ट्रेड जो है तो वो अभी भी प्रॉफिटेबल लगता है, तो इस वजह से भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया है इनके नंबर्स में। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, गोल्ड बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू, राइट? तो अब ये थोड़ा मनी मेटल्स रिलेटेड का, मनी मेटल्स एक वेबसाइट है बेसिकली, उसके एस्टिमेट्स है। तो द रश फॉर गोल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स इज अनप्रेसिडेंटेड, राइट? उन्होंने बोला है कि अनऑफिशियल गोल्ड परचेसेस अगर हम देखें बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इज अप बाय 9,500 टन सिंस 2010। सो सिंस 2010 बहुत सारा गोल्ड बाइंग हुआ है एंड ऑफिशियल रिपोर्टेड परचेसेस के ऊपर अगर हम ये नंबर देखें तो दैट इज 3,700 टन्स हायर, दैट इज 65% हायर उन्होंने यहाँ पे बोला है। अनऑफिशियली जो बाइंग एक्सेलरेट हुई है वो हुई है फ्रॉम 2022 एंड सेंट्रल बैंक्स ने एक्यूमुलेट किए रफली 3,500 टन्स ऑफ गोल्ड और 37% ऑफ टोटल परचेसेस सिंस 2010। चाइना, अकेले ने चाइना ने 118 टन्स ऑफ गोल्ड बाय किया इन Q3 2025 में, मार्किंग 55% वाई इंक्रीज। मनी मेटल्स के एस्टिमेट्स है करंटली जो चाइना की रिजर्व्स है तो वो रिकॉर्ड है एट 5,411 टन्स लास्ट क्वार्टर, फार अबव इनका जो ऑफिशियली रिपोर्टेड नंबर है बाय सेंट्रल बैंक 2,304 टन्स का। एंड स्टिल अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक्स आर कंसिडरिंग बाइंग गोल्ड एंड प्राइमरली इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वी नो कि लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत है एंड इसी का नतीजा है कि दे आर अगेन शिफ्टिंग फ्रॉम डॉलर टू मे बी गोल्ड रिलेटेड थिंग्स। ये भी आप इमेज देख सकते हो ऑन द स्क्रीन की इनकी मनी मेटल्स की इमेज है। सो ऑल इन ऑल दे आर ट्राइंग टू से कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एस्टिमेट्स है, एस्टिमेटेड बाइंग रिपोर्टेड एंड रिपोर्टेड, तो वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट रिपोर्टेड बाइंग दे आर डूइंग। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, ऑयल प्राइजेस राइज आफ्टर ट्रम्प सेज ही वोंट रूल आउट वॉर विथ वेनेजुएला। सो ओवरऑल यूएस क्रूड ऑयल प्राइजेस जो है तो वो बढ़े फ्रॉम लाइक $55 के आसपास थे तो $56.5 के आसपास गए। एंड तो इसका ये क्यों हुआ? प्राइमरी बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड आउट कि ही वोंट रूल आउट एनी वॉर विथ वेनेजुएला। एंड अगेन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस जियो पॉलिटिकल थिंग्स, ऑयल मार्केट्स करेंटली में भी इतना डिस्काउंट नहीं कर रहे मेजर सप्लाई डिसरप्शन, बिकॉज वी नो कि वेनेजुएला एक बहुत वेनेजुएला के पास ही सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है एंड यूएस ने काफ़ी प्रेशर जो है तो इंक्रीज किया ऑन द प्रेसिडेंट दैट इज निकोलस मदुरो थ्रू सैंक्शंस एंड इवन सीजर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल टैंकर्स एज वेल। एक काफ़ी सारा यूएस मिलिट्री बिल्डअप भी हुआ है इन द कैरेबियन, इंक्लूडेड स्ट्राइक्स ऑन वेसल्स वगैरह। सो अगेन नीड टू वेट एंड वॉच इस सारी चीज़ों पे कि कैसे ये सारी चीज़ें प्ले आउट होती है। अब ट्रम्प की बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रम्प सेज ही कुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट टू 2% ओवरनाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इनका जो ट्रुथ सोशल है तो इस पे इन्होंने पोस्ट किया था
तो सो ही सेइंग द ओनली रीज़न जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट टिक हुआ टू 4.5% के लेवल पे, तो प्राइमरली इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट वर्कफोर्स नंबर जो है तो वो कम हुए हैं। एंड प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो 100% ऑफ आर न्यू जॉब्स आर इन द प्राइवेट सेक्टर, एंड ही सेइंग आई कैन reduce unemployment to 2% overnight by just hiring people into the federal government. अब क्या ये 2% का नंबर कहाँ से आया? अगेन दिस इज कम्प्लीटली वेग इन इन एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। ये 2% का नंबर जो है तो ये बहुत वेग है। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ये यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट है सिंस लाइक 1960s। 2% पे कभी भी इनका नंबर आया नहीं है इन द एंटायर हिस्ट्री, राइट। एंड अगर हम सिंपली ये भी देखें, राइट, कि एक कॉन्सेप्ट होता है NAIRU, दैट इज नायरू, दैट इज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट गया, राइट, तो इन्फ्लेशन स्पाइक कर जाएगा आपकी इकोनॉमी में। तो 2% के आसपास अगर इन्फ्लेशन कभी भी आता है, राइट, तो 2% के आसपास कभी अगर इन्फ्लेशन आया तो मे बी यूएस में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से स्पाइक कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन्फ्लेशन ओवर एंड अबाउट जो टैरिफ लेड इन्फ्लेशन है उसके बेसिस पे। तो अगर ये कह रहे हैं कि 2% के आसपास ये ला सकते हैं, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा यहाँ पे कंसर्न हो सकता है इनके इकोनॉमी में। एंड हमने चार्ट भी देखा कि कभी भी इनके इकोनॉमी में 2% के आसपास इन्फ्लेशन नहीं गया। इट हैज़ बीन मैक्सिमम 4% का यहाँ पे बेस बनता है एवरी टाइम। सो ऑल इन ऑल, जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड जो मतलब ले ऑफ्स है तो वो हुए हैं, आई एग्री कि वो हुए हैं, बट ओवरऑल रिपोर्ट्स ये है कि 1.2 मिलियन के आसपास ले ऑफ्स हुए हैं, जिसमें बाकी प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से भी यहाँ पे ले ऑफ्स हुए हैं। सो अगेन saying 2% from POTUS is मतलब अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क नेट वर्थ जम्प्स टू $749 बिलियन आफ्टर कोर्ट रिस्टोर्स टेस्ला पे पैकेज। तो रिसेंटली मैंने न्यूज़ कवर की थी, 675 बिलियन के आसपास का इनका ओवरऑल नेटवर्थ बना हुआ था जस्ट आफ्टर स्पेसएक्स के वैल्यूएशंस के बाद। ये $800 बिलियन के आसपास का इनका वैल्यूएशन होगा, एंड रफली 42% का उसमें स्टेक है। बट करेंटली ही हैज़ एडेड अनदर 139-140 बिलियन डॉलर्स। अब इसका रीज़न क्या है? तो 2018 में स्टॉक ऑप्शंस कुछ इनको देने थे, बट कोर्ट ने, दैट इज डेलावेयर कोर्ट ने, डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। बट नाउ दे हैव रिस्टोर्ड इट, एंड उसी का नतीजा है कि ये रिस्टोर्ड स्टॉक ऑप्शंस तो उस टाइम पे आई थिंक $56 बिलियन के थे। अभी इसका वैल्यूएशन है रफली $139 बिलियन का। तो इसी की वजह से सडन यहाँ पे ये जंप आया है। सो $749 बिलियन के आसपास का करेंटली इनका वैल्यूएशन बना हुआ है। एंड इट इज सेड कि हिज नेटवर्थ नाउ एक्सीड्स दैट ऑफ हिज क्लोजेस्ट राइवल बाय नियरली $500 बिलियन, मेकिंग हिम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंडिविजुअल बाय अ वाइड मार्जिन। देन अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के बारे में। तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस रीच 17.04 ट्रिलियन टिल December 17 इन FY26, अप 8%। तो यहाँ पे जो ओवरऑल नंबर नेट कलेक्शंस का सामने निकल के आ रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट टैक्स बेसिकली, ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का है। सो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस टिल December 17 इज अप बाय 8%। इट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय लोअर अमाउंट ऑफ रिफंड्स, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। ग्रॉस कलेक्शंस अगर हम देखें तो दैट स्टूड एट 20.01 ट्रिलियन रुपीज, जहाँ पे बढ़त है ऑफ 4.16% की। FY26 का डायरेक्ट टैक्स टारगेट अगर हम देखें तो 25.2 ट्रिलियन रुपीज का है, विथ 78,000 करोड़ रुपीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम STT कलेक्शन से। कॉरपोरेट टैक्सेस की वजह से यहाँ पे ग्रोथ आई है, जहाँ पे बढ़त है 10.7% की टू 8.17 ट्रिलियन एज ऑफ नाउ। नॉन कॉरपोरेट टैक्सेस भी इंक्रीज हुए टू 8.46 ट्रिलियन रुपीज फ्रॉम 7.96 ट्रिलियन रुपीज लास्ट ईयर। रिफंड्स जो है तो शार्पली डिक्लाइन हुए हैं, इसी का रीजन है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यहाँ पे बढ़े हैं। रिफंड्स डिक्लाइन हुए बाय 13.5% से ऑन अ वाई बेसिस टू 2.97 ट्रिलियन। एडवांस टैक्स कलेक्शंस अगर हमें बात करें तो 4.27% की यहाँ पे बढ़त है वाई बेसिस पे टू 7.88 ट्रिलियन रुपीज।
कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स ग्रू बाय 8%, जबकि नॉन कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स गिरा है बाय 6.5% से। अब रिसेंटली जो बजट में डिस्कस भी होता है कि रफली 1 लाख करोड़ के आसपास, दैट इज 1 ट्रिलियन के आसपास का रेवेन्यू लॉस दे आर लुकिंग एट फ्रॉम पर्सनल टैक्स कट्स। सो राइट, उसको कॉम्प ऑफ होता हुआ दिख रहा है करेंटली कॉर्पोरेट टैक्स जो है। तो कॉर्पोरेट टैक्स बायंसी इज अगेन रिमेनिंग एंड इट रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। देन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड पैक्ट पेव्स वे फॉर साइनिंग। तो यहाँ पे 2015 से आई थिंक बातें हो रही थी, देयर वर राउंड्स ऑफ डिस्कशन इन 2015 एज वेल। देन मार्च 2025 में फिर से ये स्टार्ट हुआ आफ्टर 10 ईयर गैप, एंड फाइनली करंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अबाउट दिस ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड कि अभी साइन हो सकता है। सो एक बार ये साइन हो जाए तो दिस विल बी लाइक द सेवेंथ ट्रेड एग्रीमेंट सिंस 2021, एंड अगेन अलाइंड है विद इंडिया की जो पॉलिसी टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड स्नैपशॉट अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूज इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू न्यूजीलैंड $752 मिलियन का रहा है इंडिया का एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। इंपोर्ट्स रहे $791 मिलियन के, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रहे $538 मिलियन के, एंड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स जो है तो वो रहे $335 मिलियन के आसपास। इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो मेडिसिन, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, एग्री रिलेटेड मशीनरी, सर्विसेज में आईटी, टेलीकॉम, मेडिकल टूरिज्म, फार्मा, आर&डी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें रही है। न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो मेटल, स्क्रैप्स, देन फॉरेस्ट्री आइटम्स, देन वुल, फ्रूट्स, सर्विसेज में जैसे कि एजुकेशन, टूरिज्म एंड फिनटेक रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें रही है। देन अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट अदानी एयरपोर्ट्स के बारे में। तो अदानी एयरपोर्ट्स टू इन्वेस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़ ओवर 5 years एंड दे आर प्लानिंग फॉर एन IPO एज वेल। सो 1 लाख करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स प्लान है इनका। बेसिकली दिस इज अंडर द अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। सो दे विल बी इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट ऑफ कैपेक्स फॉर ओवर अ 5 year पीरियड अक्रॉस इनके जो, अच्छा इनको ये भी पूछा था कि आप एयरलाइन बिजनेस में आओगे क्या कभी, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे नहीं आए बिकॉज ऑफ थिन मार्जिन्स वहाँ पे होते हैं। So they will be focusing only on the airport operations part. So airside infrastructure, terminal, city side development जिसमें real estate, hospitality, retail, entertainment related चीज़ें, तो उस पर ये फोकस करेंगे। कवरिंग 8 एयरपोर्ट्स एंड एडजेसेंट प्रोजेक्ट्स पे इनका फोकस रहेगा। एयरपोर्ट पोर्टफोलियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स अगर हम यहाँ पे देखो तो दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर, जहाँ पे इनके 7 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी। एंड इनका जो 8वां है तो दैट इज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अगेन अक्टूबर में मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट वगैरह भी किया था। एंड कमीशन होगा ऑन 25 दिसंबर 2025, जहाँ पे स्केल अप अगर हम देखें तो 90 मिलियन पैसेंजर्स का हो सकता है एनुअली। एंड ये जो कंपनी है दैट इज अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पब्लिक लिस्टिंग। इधर पब्लिक मतलब IPO आ सकता है या डीमर्जर होगा, वो अभी क्लियर नहीं, इधर IPO या डीमर्जर दोनों में से एक कुछ होगा, बट वो होगा बिटवीन 2027 से लेकर 2030 के बीच में, ऐसा उन्होंने यहाँ पे टाइमलाइन दिया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, MUFG टू एक्वायर 20% स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस फॉर 39,620 crores टू नॉमिनेट 2 डायरेक्टर्स। तो ये बहुत बहुत बड़ी डील है, नॉट डील बट ये बहुत बड़ा इन्फ्यूजन है FDI बेसिकली। अगर हम देखें इन द बैंकिंग एंड NBFC स्पेस में रफली 2025 में लगभग 10 to 11 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो हुआ है इन दिस स्पेस, एंड उसमें से $4 बिलियन का कंट्रीब्यूशन तो इन्हीं का ही है, वेर इन 20% स्टेक श्रीराम फाइनेंस में MUFG विल एक्वायर। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डील इन 2025 इन इंडिया। इशू प्राइस अगर, अच्छा ये ओवरऑल प्रेफरेंशियल शेयर्स इक्विटी वगैरह इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू होंगे 840.93 रुपीज़ पे, 3% डिस्काउंट पे करेंटली यहाँ पे प्राइस सेट की गई है। एंड ये डील जो है तो दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एंड शेयर होल्डर अप्रूवल्स। जो EGM है तो वो शेड्यूल्ड है 14 January 2026 को। देन ट्रांजैक्शन अब यहाँ पे सिनर्जी भी प्ले आउट होने के एक्सपेक्टेशंस है। बेसिकली इनके जो MSME एंड जो बाकी सेगमेंट है रिटेल सेगमेंट में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं ऑफ MUFG, तो मतलब
पोचिंग एंड एट्सेट्रा, सो वहाँ पे भी सिनर्जीज प्ले आउट हो सकती है फॉर श्रीराम फाइनेंस, ऐसा यहाँ पे सामने आ रहा है। सो एमयूएफजी विल बी अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे दो डायरेक्टर्स भी यहाँ पे नॉमिनेट होंगे फ्रॉम एमयूएफजी टू श्रीराम फाइनेंस बोर्ड्स। एंड जब ये जो स्टेक है 20% का, तो ये जब 10% के बिलो आ जाएगा कहीं कभी ना कभी, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आगे जाके कहीं इन्होंने रिड्यूस कर दिया स्टेक, या डाइल्यूशन हो गया टू दैट एक्सटेंट कि 10% के बिलो स्टेक आ गया, तो जो राइट्स है और ये जो दो डायरेक्टर्स के, तो वो खारिज हो जाएंगे। दैट इज उनके उनके पास कुछ राइट्स रहेंगे नहीं। एंड इस 20% स्टेक के बाद श्रीराम फाइनेंस बिकम्स एन एफिलिएट, दैट इज एसोसिएट ऑफ एमयूएफजी बैंक। देन वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम देखें तो पोस्ट मनी वैल्यूएशंस यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 1.9 का पीबी, वेर एज चोला दैट इज द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ दिस श्रीराम फाइनेंस दैट ट्रेड्स एट रफली 5 के पीबी के आसपास। सो ऑल इन ऑल बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस बहुत ही अच्छा लग रहा है करेंटली इस लेवल्स पे। अगेन हर एक पर्सन ने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सारी चीज़ें देखनी चाहिए, बट ओवरऑल फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो डील्स वगैरह हो रही है, देन बाकी जो फंडामेंटल्स है, जो कमेंट्री आ रही है, रेट कट्स वगैरह हो रहे हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रही है, एवरीथिंग, मतलब 2026 अगेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ पटाखे वगैरह बच सकते हैं मे बी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इन्फोसिस एडीआर रैलीड नियरली 40% बट सेटल एट 6% गेन्स ओनली। 5-6% के आसपास का ये गेन्स पे सेटल हुआ। जो शार्प सर्ज है इन्फोसिस के एडीआर के प्राइस में, दैट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्क्वीज, दैट इज बोरोवर, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है कि शॉर्ट सेलिंग होता है कि जो लेंडर है तो वो लेंड करता है शेयर्स, एंड देन बोरोवर जो है तो वो ही लाइक बोरोज एंड देन वो शॉर्ट सेलिंग वगैरह होती है। बट जब लेंडर को शेयर्स वापस चाहिए तो बोरोवर को बाय भी करने पड़ते हैं। तो सडनली एक स्पाइक आया था, लाइक 40% जस्ट इंक्रीज एंड 6% पे वो जाके सेटल हुआ है ओवरऑल गेन्स। तो शॉर्ट सेलर्स वर रिक्वायर्ड टू वर फोर्स टू कवर शॉर्ट पोजिशंस क्विकली, उसकी वजह से यहाँ पे शार्प स्पाइक दिखा था इनके प्राइस में। बाकी इन्फोसिस ने भी थोड़ा बहुत क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ मार्केट रिलेटेड थिंग्स, एंड यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे ऐसी कुछ डेवलपमेंट नहीं है। सो दिस वाज इट। आई होप आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।